हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज की सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड को डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन में बात करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथ ही यदि आप भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस सेशन को देखिएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा कि कैसी चल रही है, क्या आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि साथ ही आज की सेशन में 2022 के तीसरे शिफ्ट का हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ ही इसमें 2 पेपर होता है। पहला पेपर तो जून के महीने में होने वाला है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, नोटिस भी आ चुकी है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो CBT 1 होगा वो जून के महीने में होगा। तो सबसे अधिक साथी 40 क्वेश्चन जीके जीएस का आता है, 30 क्वेश्चन मैथ का आएगा और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का। पहला पेपर साथी 100 क्वेश्चन का रहेगा, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग। जब साथी आप लोग CBT 1 पास करेंगे तो इसका CBT 2 पेपर होता है, जिसमें सबसे अधिक 50 क्वेश्चन भाई जीके जीएस का आता है, 35 क्वेश्चन मैथ का आता है और 35 क्वेश्चन रीजनिंग का। यही 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है साथी। एक तो देखिए जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग। और जो CBT 2 पेपर होता है जो कि 120 क्वेश्चन का होता है साथी, यहीं से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसी को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करें। तो आज साथी दमदार 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि साथी 2022 के सवालों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में आप सभी का कितना स्कोर बनेगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर यानी 2 से आपका पूरे 50 नंबरों का टेस्ट होने वाला है। ओके, पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है? ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? तो दीपा कर्मकार हैं। पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? और हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस भी करेंगे कि कैसे पिछले वर्षों में एनटीपीसी के एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो काला हिरन है। सेकंड का क्या हो जाएगा साथी? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्मारक का उद्घाटन किया था? रामेश्वर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्मारक का उद्घाटन किसने किया था? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली के सुल्तान यानी किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया था? बताइए, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया था? तो ऐसा किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? तो SM खान है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही RTI की रिप्लाई आ चुका है कि इस बार भाई अंडर ग्रेजुएट प्लस ग्रेजुएट दोनों पोस्ट के लगभग 1 करोड़ से अधिक फॉर्म तो अप्लाई हो चुके हैं। तो इस बार कंपटीशन थोड़ा सा हाई होने वाली, तो अपनी तैयारी आप लोग बिल्कुल रखेंगे, जारी रखेंगे, बिल्कुल की स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से कभी भी साथी एनटीपीसी का एग्जाम डेट आ सकता है। ओके, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा इब्राहिम लोदी को मार दिया गया था? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, तो इनमें साथी किनके द्वारा इब्राहिम लोदी को मार दिया गया था? तो बाबर के द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 43B है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसे लॉ चांसलर कहा जाता था? तो इनमें से किसे लॉ चांसलर कहा जाता था? तो ओटो वॉन बिस्मार्क को लॉ चांसलर कहा जाता था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9। बोथोनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, तो दूसरा देश कौन सा है?
बोथोनिया की खाड़ी दो देशों के बीच में स्थित है, जिसमें साथ ही एक तो फिनलैंड देश है, तो दूसरा देश कौन सा है? तो स्वीडन देश है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10। नुआखाई भारत के किस राज्य का एक सामाजिक उत्सव है? नुआखाई भारत के किस राज्य का एक सामाजिक उत्सव है? तो भाई ये उड़ीसा राज्य का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है? तो किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर में? बताइए किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है? तो ये हिंद महासागर में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो हिदेकी हुकावा ने किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13। 42वें संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? 42वें संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द? एक तो समाजवादी और एक पंथ निरपेक्ष। यानी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14। बाबर ने भारतन में अपना पहला आक्रमण किस ईस्वी में किया था? यानी साथी बाबर ने भारत में अपना पहला आक्रमण किस ईस्वी में किया था? बताइए। तो 1519 ईस्वी में भारत में भाई पहला अपना आक्रमण किया था 1519 ईस्वी में। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप जानते हैं साथी माजुली द्वीप है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? जीवाश्म सामग्री में समान तत्वों के विभिन्न ये किनके अनुपात का पता लगाना जीवाश्म के काल निर्धारण का एक तरीका है? तो साथी जो जीवाश्म है सामग्री में समान तत्व की विभिन्न भाई समस्थानिक अनुपात का पता लगाना और जीवाश्म के काल निर्धारण का एक तरीका है। बी ऑप्शन समस्थानिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देगा, क्वेश्चन नंबर 17। लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा है? लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? तो है बैगनी कलर का। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथ ही इसमें हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं भाई, क्योंकि जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा तो हम लोग साथ में अपने आप में कंपटीशन करेंगे। लगभग साथ ही इसमें आपको 10 से 15,000 भाइयों को जोड़ना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा जितने स्टूडेंट अपने RRB NTPC एग्जाम की तैयारी करें तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। जैसी क्लास आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। ओके। रियल किस देश की मुद्रा है? रियल किस देश की मुद्रा है? तो ये ब्राजील देश की है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिया गया कार्बन का कौन सा अपरूप भूगणितीय ग्लोब के रूप में है? तो नीचे दिए कार्बन का ऐसा कौन सा अपरूप है जो कि साथ ही भूगणितीय ग्लोब के रूप में है? तो वो फ्लोरीन है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। महावीर को तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। यानी दोस्त महावीर को कौन से तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर माना जाता है? तो भाई 24 तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर माना जाता है महावीर जी को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देगा, क्वेश्चन नंबर 21। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? बताइए आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो डेमेत्री मेंडलीफ ने किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो भाई 1905 में हुआ था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के किस राज्य में एक सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है? भारत के किस राज्य में एक सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है? तो भाई ये पंजाब राज्य में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24।
काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को और किस मिट्टी के रूप में जानते हैं? तो भाई रेगुर मिट्टी के रूप में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25। युजवेंद्र चहल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? भाई साहब देखिए ये सवाल पूछा था पेपर में। युजवेंद्र चहल भाई इस समय तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप बता सकते हैं कि युजवेंद्र चहल इस समय जो आपका वर्तमान में आईपीएल क्रिकेट मैच चल रहा है, ये किस टीम से खेल रहे हैं? बताइए। युजवेंद्र जो चहल है साथ ही स्पिन बॉल कर रहे हैं, ये किस टीम से इस समय खेल रहे हैं? आईपीएल टीम का नाम बताना है कि युजवेंद्र चहल किस टीम में इस समय भाई खेल रहे हैं। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो भाई वॉलीबॉल से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था? किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था? तो भाई इल्तुतमिश ने किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28। भारत सरकार की जीवन ज्योति बीमा योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत सरकार की जीवन ज्योति बीमा योजना का कार्यान्वयन ये किस मंत्रालय में कौन सा है भाई? बताइए। तो वित्त मंत्रालय का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा भारतीय राज्य का ताजमहल का घर है? भाई कौन सा भारतीय राज्य ताजमहल का घर है? बताइए। फटाफट राइट आंसर देंगे। तो भाई उत्तर प्रदेश है। कौन सा भारतीय राज्य ताजमहल का घर है? तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक कौन है? द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त याद रखिए झुम्पा लाहिड़ी हैं। ऑप्शन यहाँ का हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 31। किसने प्रदर्शित किया कि समान ऊंचाई से गिराए जाने पर विभिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी? बताइए। किसने प्रदर्शित किया कि समान ऊंचाई से गिराए जाने पर विभिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी? तो ऐसा गैलीलियो गैलीली ने किया था दोस्त। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 32। डैश 1962 में भारत का भाग बना। तो ऐसा कौन सा राज्य था जो कि साथ ही 1962 में भारत का पार्ट बना था? तो कौन सा राज्य है? तो 1962 में साथ ही गोवा बना था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डी ऑप्शन साथ ही गोवा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? बताइए। भारत का जो पहला डिजिटल गांव है वो कौन सा है? तो अकोदरा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 34। उपन्यास त्रयी यानी द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, द सीक्रेट ऑफ द नागाज और द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज के लेखक कौन थे? उपन्यास त्रयी, यदि आपके पेपर में सवाल पूछा कि उपन्यास त्रयी के लेखक कौन है, जिनमें साथ ही द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, द सीक्रेट ऑफ द नागाज, द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज के लेखक कौन थे? तो मेरे दोस्त अमीश त्रिपाठी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 35। डैश दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बताइए। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो मेरे दोस्त केरल राज्य बना था। ऑप्शन यहाँ का हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 36। आज़ादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा कर सुधार कौन सा है? आज़ादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा कर सुधार कौन सा है? तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी है। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक सवाल आप बताइए कि भारत में साथ ही जीएसटी कब लागू हुआ था? कमेंट करके बताइए कि भारत में जीएसटी किस वर्ष में लागू हुआ था? सभी साथी बताएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय ज्ञानपीठ निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? भारतीय ज्ञानपीठ ये किस संगठन से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि इस काल में कई शास्त्रीय तमिल किसमें लिखी गई थी? बताइए दोस्त।
तमिल उपन्यास लिखी गई थी या गद्य लिखी गई थी, कविता या महाकाव्य? संगम काल को भाई तमिल भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इस काल में साथी कई शास्त्रीय तमिल कविताएं लिखी गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 39। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? किदाम्बी श्रीकांत किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? तो बैडमिंटन के लिए। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 39। शिलोंग किसकी राजधानी है भाई? शिलोंग किस राज्य की राजधानी है? त्रिपुरा की, मेघालय की, नागालैंड की या असम की? तो भाई शिलोंग मेघालय की राजधानी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 41। डैश किसका बहुत अधिक गलनांक और क्वथनांक है? ऑप्शन देखिए और बताइए कि किसका बहुत अधिक गलनांक है और क्वथनांक है? तो भाई हीरा का। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 42। पूर्ण स्वराज की घोषणा किनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में की गई थी? यानी साथी किस सत्र में की गई थी? नागपुर के या पूना के या कलकत्ता की, लाहौर के? पूर्ण स्वराज की घोषणा तो आप जानते हैं साथी लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 43। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो भाई घ्राण संकेतक बोला जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 44। वाष्पोसर्जन किसके माध्यम से होता है? वाष्पोसर्जन जो होता है दोस्त ये किसके माध्यम से होता है? तो ये रंध्र के माध्यम से होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, 45 क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। विभवांतर भी और धारा आई के बीच का संबंध किसके द्वारा खोजा गया था, बताइए। चलिए विभवांतर भी और धारा आई के बीच का संबंध किसके द्वारा खोजा गया था? तो भाई ओम के द्वारा। आप जानते हैं भी बराबर क्या होता है, IR होता है। ओके दोस्त, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46। एक कार चलते समय विपरीत दिशा से बहने वाली हवा का सामना कर रही है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो भाई आप जानते हैं कि मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं तो विपरीत दिशा से हवा तो बहेगी, आप हवा का सामना कर रहे हैं, तो कार पर जो साथी हवा लग रही है इसके द्वारा किया गया काम कैसा होगा? अनंत होगा कि धनात्मक होगा, शून्य होगा कि ऋणात्मक होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप राइट आंसर दे सकते हैं। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो आप जानते हैं साथी आप इधर जा रहे हैं और कोई इधर बल दे रहा है तो क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा, यानी ऋणात्मक होगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। शक्ति की ईसाई इकाई क्या होती है? शक्ति की ईसाई इकाई तो वॉट होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 48। दाब की ईसाई इकाई क्या होती है? दाब की ईसाई इकाई क्या होती है? तो मेरे दोस्त पास्कल होती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस युग में समान ईसाई इकाई नहीं है? बताइए। अब इस सवाल का परफेक्ट आंसर देंगे सभी साथी। चलिए दोस्त राइट आंसर आप सभी साथी देंगे कि क्या बनेगा भाई साहब, किस युग में समान इकाई नहीं होती है? आप सभी साथी राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। विस्थापन और दूरी बिल्कुल मीटर है। बल और दाब तो साथी बल और दाब तो न्यूटन होता है मेरे दोस्त, PA होता है। प्रेशर का पास्कल होता है। कार्य और ऊर्जा का दोस्त आप जानते हैं क्या होता है भाई, और ऊर्जा के एनर्जी होता है जूल होता है, और चाल और वेग का साथी मीटर पर सेकेंड होता है। तो यही क्या हो जाएगा साथी, बी आप बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसमें समान ऐसा इकाई नहीं है। ओके, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन 50 और आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक नोबेल गैस नहीं है? बताइए। ओगानेशन तो है, ऑर्गन भी है, जेनॉन है, लेकिन साथ ही क्लोरीन नहीं है भाई। एक नोबेल गैस नहीं है, हेलोजन परिवार का है। ये किसका साथी, हेलोजन परिवार का है, हेलोजन फैमिली का है। तो यही क्या हो जाएगा, क्लोरीन एक नोबेल गैस नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए कि आज की इस दूसरे प्रैक्टिस सेट में आप सभी कितना स्कोर रहा।
बताएंगे सभी साथी। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे और अपनी तैयारी आप लगातार कर रहे होंगे। एग्जाम डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कभी भी आ सकता है मेरे दोस्त। ओके, तो आपको यही 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, साथ ही जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। साथ ही यहाँ सिलेक्शन आप आराम से ले सकते हैं एनटीपीसी में। ओके, तो आप साथ ही चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। तो चलिए दोस्त, कल मिलते हैं एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।